प्रिय स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर सुरेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट लॉयर कॉलेज जून। और आप लोग मेरे से अध्ययनरत हैं इनकम टैक्स ABST का पेपर फर्स्ट, जो BCom पार्ट सेकंड में और MCom फाइनल में चलता है। और अपन शुरुआत कर रहे हैं परिचय और परिभाषाओं की। इससे संबंधित 2 वीडियो लेक्चर, एक सिलेबस से संबंधित था, दूसरा उसके बाद में परिचय के संबंध में अपन ने शुरू कर दिया था। आज के लेसन में, आज के इस व्याख्यान में अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगले हेडिंग में अपन लेते हैं आयकर का दायित्व, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का चार्ज का मतलब है इनकम टैक्स किस तरह से लगाया जाए, और इनकम टैक्स का दायित्व। आयकर अधिनियम की धारा 4 टैक्स लायबिलिटी उत्पन्न करती है। इस धारा के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इनकम टैक्स के संबंध में ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने को देखनी है। तो इनकम टैक्स के बारे में पहला पॉइंट है, ये कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है। पहली बात ये है कि इनकम टैक्स कर निर्धारण वर्ष में लगेगा, और कर निर्धारण वर्ष को कहेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में लगेगा। असेस जो वर्ब है उससे बना है असेसमेंट, निर्धारण करना या तय करना कि किसी व्यक्ति पर कितना कर बनता है, और ये कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ये कर प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। जो कर लगेगा आयकर, वो प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाएगा। कुल आय की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। कुल आय की गणना करनी है अपने को, लेकिन वो जो गणना करनी है वो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करनी है। नियमानुसार आपको कुल आय की गणना करनी है। सामान्यतः गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। सामान्य रूप से गत वर्ष की आय पर कर लगता है। अभी तक के आप लोगों के सामने 2 वर्ष आगे, पहले पॉइंट में था कर निर्धारण वर्ष और दूसरा है गत वर्ष। इनका कहना है कि गत वर्ष की आय पर कर लगेगा, और वो लगेगा कर निर्धारण वर्ष में। ये 2 बातें आप लोगों को समझ लेनी है कि कर लगेगा गत वर्ष की आय पर, लेकिन कब लगेगा, वो लगेगा कर निर्धारण वर्ष में। गत वर्ष में आय होती है और उससे जस्ट अगला वर्ष जो भी है वो होता है कर निर्धारण वर्ष, उसमें कर लगाया जाता है। गत वर्ष की आय पर उससे अगले वर्ष में या कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। कर की दरें प्रत्येक वर्ष, कर की जो दर है, किस दर से कर लगाया जाए, ये प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। हर साल कर की दरें क्या होगी, ये वित्त अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस एक्ट, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त अधिनियम जो संसद में पारित होता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रावधान होने पर कर की कटौती उद्गम स्थान पर ही कर ली जाती है। अगर ऐसा प्रोविज़न है तो कर की कटौती, ये कहते हैं कि उद्गम स्थान पर ही कर ली जाती है, अथवा कर का भुगतान अग्रिम रूप से करना पड़ता है। कर के भुगतान के 2 तरीके हो गए कि या तो कर का एडवांस भुगतान किया जाए, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, एक तरीका ये, जबकि दूसरा तरीका है कि कर की कटौती उद्गम स्थान पर कर ली जाए, और जिसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ से आय का भुगतान होता है, वो भुगतान होते वक्त ही उसमें से कर काट लिया जाए, तो इसको कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये आपने
आयकर के दायित्व के संबंध में कुछ बिंदु देखे। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गत वर्ष की आय हो और उसके ऊपर कर लगेगा, कर निर्धारण वर्ष में, और वो कर कैसे लगेगा, कर की दरें सरकार प्रति वर्ष वित्त अधिनियम में तय करती है। उन दरों के आधार पर कर लगेगा, और कर लगेगा कुल आय पर। तो कुल आय की गणना भी करनी होगी, और वो भी इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार गणना करनी पड़ेगी कुल आय। तो कुल आय आ गई, फिर उसके ऊपर कर लगाएंगे, और कर लगेगा गत वर्ष की आय पर, और वो लगेगा वास्तव में कर निर्धारण वर्ष में। तो ये कुछ बिंदु आपने क्लियर किए। अब उसके बाद में कुछ अपन देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और सबसे पहले अपने को परिभाषाओं में आय के बारे में देखना पड़ेगा। परिभाषा के बजाय आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये समझना है आय को समझना है कि आय असल में होती क्या है आय, क्योंकि आय के ऊपर कर लगता है। तो इसलिए अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई प्राप्ति हुई है वो आय है कि नहीं है। आय अगर है तो वो आपकी कुल आय में शामिल होगी और उसके ऊपर कर लग सकता है। आयकर चूँकि आय पर कर है, अतः आप लोगों को आय की परिभाषा या इसका अर्थ समझ लेना अति आवश्यक है। आय को समझने के लिए आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि आय में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाती हैं। आय में निम्नलिखित आइटम हैं वो शामिल करेंगे। जो भी प्राप्ति हो रही है वो कौन कौन सी, उन्होंने कुछ के नाम बताए हैं, वो सारी आय है। जैसे आप लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स, अपने को लाभ भी होते हैं, गेन्स होते हैं, तो वो आय है। दूसरा पॉइंट इसमें डिविडेंड है, लाभांश से मिलता है, वो भी आय है। अगला शब्द इसमें है अनुलाभ। अनुलाभ को इंग्लिश में कहते हैं परक्यूजिट, PERQUISITES, परक्यूजिट्स, अनुलाभ। या वेतन के स्थान पर मिले हुए लाभ भी आय में शामिल है। अनुलाभ परक्यूजिट्स का मतलब ये होता है कि कोई सुविधाएं दी गई और बाद में अपन उनका मूल्यांकन करते हैं, वो परक्यूजिट्स हो गए। आपके लिए चूँकि नया शब्द है और मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप लोग जो नए शब्द आते हैं उनको ध्यान से समझ लें, उनको पढ़ लें अपने स्तर पर। तो ये नया शब्द है आपके लिए अनुलाभ। लाभ शब्द से परिचित आप पहले से ही हैं, लेकिन यहाँ है अनुलाभ, जिसको आय में शामिल करना अनुलाभ, और इंग्लिश में कहेंगे परक्यूजिट। और मैंने बता दिया अनुलाभ होता क्या है। ये सुविधाओं का मूल्य होता है, जो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, टेलीफोन की है, बिजली की है, पानी की है, कर्मचारियों को ये सब सुविधाएं नियोक्ता देता है, जो फ्री में भी दे सकता है, कुछ शुल्क लेके दे सकता है। तो अपने को अनुलाभ को समझना है, क्योंकि अनुलाभ आय में शामिल करते हैं। तो इसी तरह से लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़ और अन्य प्रकार की कोई दौड़, ताश के खेल, अन्य खेल, शर्त या जुए में जीती गई रकम, ये सारी की सारी भी आय में शामिल होती हैं। तो ये आय के बारे में कुछ मुख्य बिंदु आपको बताए। उसके बाद में मैं ये बताना चाहूँगा कि आय की परिभाषा एक तरह से अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। वास्तव में आय की कोई पूर्ण परिभाषा देना आसान नहीं है। आय की परिभाषा देने के संबंध में कर जांच आयोग ने भी अपने आप को असमर्थ पाया। आय की परिभाषा बड़ी मुश्किल है, लेकिन अपन पहचान कर सकते हैं कि ये वास्तव में आय है कि नहीं। फिर भी कुछ ऐसे सिद्धांत
निश्चित किए जा सकते हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सके कि कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं। ये सिद्धांत अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा दिए गए निर्णयों पर आधारित हैं। यानी कोई भी प्राप्ति हो रही है, रिसीट हो रही है, वो आय है या नहीं, इसके लिए कुछ बिंदु अपने को देखना जरूरी है जो कोर्ट्स के द्वारा निर्णय दिए गए उस पर आधारित हैं। तो पहली बात है कि आय मुद्रा में हो, तो आय में शामिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्राप्ति मुद्रा में हो या जिसका मुद्रा में अपन मूल्य माप सकते हैं, ये पहले। दूसरा है आय का साधन निश्चित होना। आय कहाँ से प्राप्त हो रही है ये निश्चित होना चाहिए। कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं, ये उसी समय निश्चित हो जाता है जब वो राशि प्राप्त होती है। प्राप्ति के समय ये पता लग जाता है। और फिर अगला पॉइंट, आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए, ये नहीं है आप अपने स्वयं से आय प्राप्त कर लें। तो आय के लिए ज़रूरी है कि वो बाहर से प्राप्त हो। कानूनी एवं गैर कानूनी आय में फ़र्क नहीं। इनकम टैक्स के लिए आय कानूनी हो या गैर कानूनी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आय का मतलब आय है और उसके ऊपर कर देना पड़ेगा। आय में नियमितता का होना आवश्यक नहीं है। आय के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नियमित रूप से प्राप्त हो। अगर वो अनियमित रूप से कभी प्राप्त हो गई तो भी वो आय है। विवादास्पद आय पर भी कर लगता है। अगर कोई डिस्प्यूटेड इनकम है तो भी उस पर कर लगता है और वो आय की परिभाषा में शामिल है। वे से छुटकारे को आय नहीं मानते। वे से अगर कोई छुटकारा मिल जाए तो उसे आय नहीं माना जाता। यदि किसी व्यक्ति को किसी वे से छुटकारा मिल जाता है तो उसकी आय नहीं है। उदाहरण के लिए किसी ऋणपत्रधारी द्वारा कंपनी को ब्याज छोड़ दिया जाना। अगर कोई ऋणपत्रधारी कंपनी को ब्याज छोड़ देता है, ब्याज नहीं लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसके लिए आय नहीं है। किसके लिए? कंपनी के लिए। इसी तरह से व्यक्तिगत उपहार आय नहीं होते। छोटे मोटे जो गिफ्ट होते हैं सामान्यतः व्यक्तिगत उपहार, जैसे शादी विवाह के अवसर पर या जन्मदिन के ऊपर जो उपहार देते हैं, उन्हें आय नहीं माना जाता। संभावित आय को भी आय नहीं मानते हैं। कोई आय अभी प्राप्त नहीं हुई है लेकिन प्राप्त होने की संभावना है तो भी वो आय नहीं है। आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही कर योग्य होना, भले ही वो प्राप्त बाद में हो। आय के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राप्ति हो। प्राप्त होने से पहले अगर आपको अधिकार मिल गया है उस आय को प्राप्त करने का, या वो आय आपने अर्जित कर ली है लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुई है, तो भी उसको आय में शामिल करेंगे। आय का प्रयोग आय होती है, जबकि आय का मोड़ आय नहीं होती। आय का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज इनकम, वाइल डाइवर्जन ऑफ इनकम इज नॉट ए इनकम। यदि किसी करदाता को किसी व्यवहार से कोई आय एक बार प्राप्त हो जाती है तथा वह स्वेच्छा से उसको किसी प्रयोग में लेता है तो ये आय का प्रयोग कहलाएगा तथा उस पर करदाता को कर देना पड़ेगा। आय उसको प्राप्त हो गई और वो कोई काम में ले लेता है तो आय का प्रयोग कर लिया। परंतु यदि किसी करदाता को किसी व्यवहार से कोई अन्य किसी व्यक्ति को देने के लिए प्राप्त हुई है तो इसे आय का मोड़ कहेंगे तथा अन्य व्यक्ति को दी जाने वाली राशि करदाता की आय नहीं होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज ए इनकम बट डाइवर्जन ऑफ इनकम इज नॉट ए इनकम। डाइवर्जन का एक उदाहरण देखिए, जैसे राम एवं श्याम एक मैगजीन के लिए लिखे गए लेख के संयुक्त लेखक हैं। उन्होंने कोई लेख लिखा एक मैगजीन में, राम और श्याम ने मैगजीन में दोनों ने संयुक्त रूप से एक लेख लिखा। राम को लेखकों में से प्रथम नाम होने के कारण 2000 रुपये प्राप्त हो गए। जो लेख लिखा उसके संबंध में, क्योंकि राम का नाम पहले था और श्याम का बाद में था, तो राम को
मैगजीन की तरफ से 2,000 रुपये प्राप्त हुए। समझौते के अनुसार राम ने श्याम को 1,000 रुपये दे दिए, जिसमें से 1,000 रुपये श्याम के थे, लेकिन प्राप्त राम को हुए थे, वो श्याम को देने पड़ेंगे। यह आय का मोड़ कहलाता है। डाइवर्जन ऑफ इनकम, राम की इनकम केवल 1,000 रुपये मानी जाएगी और राम केवल 1,000 रुपये पर कर देगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज ए इनकम बट डाइवर्जन ऑफ इनकम इज नॉट ए इनकम। घर खर्च के लिए प्राप्त राशि में से बचाई गई राशि आय नहीं है। यदि कोई महिला अपने पति से घर खर्च के लिए प्राप्त राशि में से कुछ राशि बचा लेती है, थोड़ी बहुत राशि बचा ली, तो इसे पिन धनराशि या पिन मनी कहते हैं, PIN, पिन मनी कहते हैं, तथा ये उसकी आय नहीं होती है। तो ये आपको कुछ आय के संबंध में आधारभूत बातें बताई गई। और आय होनी चाहिए व्यक्ति की। अब व्यक्ति किसको माना जाए, ये अपन आगे के आपका जो व्याख्यान होगा उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, इस अपेक्षा के साथ कि आप इन लेक्चर्स को बहुत ही संवेदनशीलता से पढ़ेंगे। थैंक यू।